तो बच्चों अगला चैप्टर हमारा जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो बच्चों रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है? रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। और लाइट कब बेंड होती है? जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो सरफेस पे आके लाइट बेंड हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो कैसे बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर से रेयर जा रही तो कैसे बेंड होती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। इसमें यह ध्यान देना है कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है तो बिना किसी बेंडिंग के चली जाएगी। मतलब अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट है तो बिना किसी बेंडिंग के जाएगी, चाहे डेंसर से रेयर हो चाहे रेयर से डेंसर हो। अगला टर्म जो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत पूछा जाता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइंड है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे बोलते हैं। इसको वेवलेंथ से भी रिलेट कर सकते हैं, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, लैम्डा ए बाई लैम्डा जी और लैम्डा जी बाई लैम्डा डब्ल्यू। तो जिस तरह से स्पीड का आपने फॉर्मूला बनाया वही फॉर्मूला किसका बना सकते हैं आप? वेवलेंथ का भी बना सकते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा स्पीड का या वेवलेंथ का। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं जरा देखिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट 2004 का क्वेश्चन, हमारे पास 2004 में क्वेश्चन है बोर्ड में कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ब्लॉक। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 ग्लास की और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कैसे सॉल्व करें? देखो जब बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो एयर में स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ और ग्लास में हमको नहीं पता। ये कितनी वैल्यू दी है? 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन Vg। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो कितनी आ गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। अच्छा ये समझ लो कि लाइट की स्पीड एयर में मैक्सिमम होती है, किसी भी और मीडियम में लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड हमेशा बच्चों कम हो जाएगी। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा कम हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2005 का कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोल दो रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। कहाँ पे होती है? जब दो मीडियम सेपरेट होते हैं वहां पे बेंडिंग होती है। रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आप बोलिए μ21 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2, ऐसे डिफाइन कर दीजिए। अच्छा, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है 2014 का कि एक रे ऑफ लाइट है वो वाटर से एयर में गई, तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज होगा? स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज होगा? तो आप बता सकते हैं कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट एयर में मैक्सिमम होती है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर 2012 में क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो डिफाइन कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013 का। ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखो μ21 किसके इक्वल होगा? v1 बाई v2, और μ12 किसके इक्वल हो जाएगा? v2 बाई v1। जरा ध्यान से देखो, हम ये लिख सकते हैं μ21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ12, एक दूसरे के अपोजिट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, उसी प्रिंसिपल से ये चीज डिराइव होती है।
तो ये दिया हुआ है, ये पूछा है, तो क्या कर दो 1/1.5, यानी ये पलटोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे 2010 में क्वेश्चन आया है, 2010 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हमने बता दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। फिर पूछ रहे हैं व्हाट कॉजेज रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों ध्यान से सुनिए, लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, और यही क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये बच्चों बेसिक हमारी बातें हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पे। इसके बाद हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। लेट्स गो टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक तो वही लॉ है हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड में खूब पूछता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमसे बच्चों क्या बोलता है, ये हमसे बोलता है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या बोलता है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहता है जब तक मीडियम सेम रहे। जैसे मान लो यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2, यहाँ मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा I1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। फिर हमने इसको चेंज कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R2। तो क्या चीज सेम रहेगी, अगर मीडियम सेम है तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल होगा साइन I2 अपॉन साइन R2। तो साइन I बाई साइन R का रेशियो क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये किसका लॉ है, स्नेल्स का लॉ है। अब इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और डेफिनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और डेफिनेशन है। जैसे मान लो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही और यहाँ पे हम बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस I, यहाँ पे बोले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज आल्सो इक्वल टू साइन I बाई साइन R। यानी साइन I बाई साइन R क्यों कांस्टेंट था, क्योंकि वो किसके इक्वल हो जा रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। फर्स्ट से सेकंड पे आए तो पहले साइन I फिर साइन R। तो एक बार जल्दी से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, μ21 is equals to v1 by v2 is equals to λ1 by λ2 is equals to sin I upon sin R। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा, सेकेंड टॉपिक, वो हमारा आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो बच्चों ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाया, नाउ दिस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ पे फिर नॉर्मल बनाया, नाउ दिस विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयर से डेंसर में गई और डेंसर से रेयर में गई। अब देखो ये जो इंसिडेंट लाइट है और ये जो इमर्जेंट लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट, ये दोनों आपस में पैरेलल है। सो इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट आर पैरेलल पर थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है। इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और यहां से सवाल बनते हैं, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है भाई साहब, कि जब ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे जाती है और जो इमर्जेंट रे निकलती है वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा हुआ है, जब हम यहाँ से उसको देखेंगे, जब हम यहाँ से हम देखेंगे तो हमें वो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा, मतलब वो अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, रे ऑफ लाइट थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब लाइट ग्लास स्लैब से जाती है। देखो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। इसको आप लर्न कर लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलता है डायग्राम बना के दिखाओ, दिखा देंगे। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, थिकनेस ऑफ स्लैब पे और वेवलेंथ पे, इन सब पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की जितनी ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा,
थिकनेस ऑफ स्लैब जितना ज्यादा होगा लेटेड डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा, वेवलेंथ ऑफ लाइट जितनी ज्यादा लेटेड डिस्प्लेसमेंट उतना कम। तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट की क्या कहानी आई, देखो ये जो विबग्योर है ना, VIBGOYR सुना होगा, ये नीचे की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज करती है, मतलब रेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी उसका लेटेड डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगा, यानी रेड का लेटेड डिस्प्लेसमेंट सबसे कम, और वायलेट की वेवलेंथ छोटी है तो लेटेड डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा। तो याद रखना कि वायलेट डिस्प्लेसेस मोस्ट। अगर हमसे पूछे कौन सा कलर सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होगा तो आप बोलो वायलेट कलर सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होगा। क्यों वायलेट कलर हुआ, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है। इन चीजों पे लेटेड डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अब लेटेड डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बोर्ड में हमारे आए हुए हैं। जैसे 2011 में ये रहा क्वेश्चन, 2011 का लेटेड डिस्प्लेसमेंट का। ये एक रे ऑफ लाइट आई पी क्यू और मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे रिलेटेड है। तो यही चीज तो हमने आपको अभी पढ़ाई है कि यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओ, ये यहाँ जाएगी, फिर नॉर्मल बनाओ, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, पहले हुई बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ इमर्जेंस, और दोनों कैसे रिलेटेड हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। हो गया, इसी पे नंबर थे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 2014 में इसका क्या क्वेश्चन आया, 2000 जितना बता रहे ना यार, क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा। हाँ आएगा, कई लोग ने मैसेज किए मेरे को, सर इसमें से सवाल आएगा कि नहीं, देखते हैं देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक लाइट आई, यहाँ पे टकराई, और हमको बोला है ये एंगल है 45 डिग्री। हमसे बोला है ड्रॉ द डायग्राम फॉर द पार्ट टेकन बाय इमर्जेंट रे। इसको आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाइए, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल बनाइए, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल भी कितना होगा 45। क्यों भाई, क्योंकि ये भी कितना है 45, टोटल एंगल 90 हुआ, ये 45 तो 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस, रिफ्रैक्शन नहीं, एंगल ऑफ इमर्जेंस ग्लास स्लैब में 45। ये दोनों एंगल ग्लास स्लैब में बराबर होते हैं, इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल। और इसी पे आईसीएससी घुमा घुमा के सवाल आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ग्लास स्लैब का एक और सवाल कोई देख लेते हैं। एक ये सवाल बड़ा अच्छा आया है 2003 में। ये 3V में जो सवाल आते थे ना, 2-3 में, ये बहुत बढ़िया सवाल होते थे, थोड़े से हार्ड होते हैं। तो 2003 का सवाल देखिए, 2003 में हमसे क्या पूछ रहा है कि ये ग्लास स्लैब है और ABCD, और ये एक पॉइंट O है, एक रे ऐसे गई, देखो ये वाली रे बिल्कुल बेंड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऐसे टकराती है वो बिना किसी बेंडिंग के चली जाती है, और दूसरी रे ऐसे आई, अब क्या होगा, ऐसे बेंड हुई, फिर क्या हुआ, ऐसे बेंड हुई, जैसा हम सोच रहे थे, इन्होंने बना के दिया है। हमसे पूछा है कि जो सोर्स O है वो यहां से देखने में नियरर दिखेगा कि फारदर दिखेगा। देखो सोर्स O, सोर्स यहां से लाइट निकल रही है, ये हमें यहां से पास दिखेगा कि दूर। देखो आंख को इमेज वहां दिखती है जहां पे दो रे मीट कर रही हो, तो एक रे ये, एक रे ये दोनों मीट कहाँ करेंगी, यहाँ पे, तो हमको O यहाँ पे दिखेगा, मतलब नियरर दिखेगा। फिर हमसे पूछ रहे हैं हाउ डज द शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ ब्लॉक। शिफ्ट थिकनेस पे कैसे डिपेंड करेगी, शिफ्ट मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो शिफ्ट हुआ है ऐसा, तो ये शिफ्ट थिकनेस पे कैसे डिपेंड करेगी हम बता चुके हैं, शिफ्ट उतनी ज्यादा होगी थिकनेस जितनी ज्यादा होगी। फिर कहा है इसको डायग्राम बना के दिखाइए, तो एक काम करिएगा, एक पतला सा स्लैब बनाइएगा, एक मोटा सा स्लैब बनाइएगा, अपने आप आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे यहाँ मिलेगा इतनी शिफ्ट, और यहाँ पे यहाँ मिलेगा, तो शिफ्ट ज्यादा हो जाएगी। एक पतला सा स्लैब बनाइएगा, एक मोटा सा, अपने आप शिफ्ट बढ़ जाएगी। तो इसको प्रूव करने को कहा था, डायग्राम बना के दिखाने को। फिर इन्होंने कहा है कि स्पेक्ट्रा का कौन सा कलर सबसे ज्यादा शिफ्ट होगा, विच कलर ऑफ स्पेक्ट्रम विल शिफ्ट मोस्ट। तो हम आपको बता चुके हैं कौन सा कलर सबसे ज्यादा शिफ्ट होगा, वायलेट सबसे ज्यादा शिफ्ट होता है। क्यों वायलेट सबसे ज्यादा शिफ्ट होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। और लेटेड डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, μIT/λ पे। बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा या शिफ्ट का क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल दूर जाते हैं, और दूर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनकी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मीडियम हमारा रेयर हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगी, शिफ्ट भी कम हो जाएगी।
तो याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो ये था हमारा ग्लास लेयर। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब आ गया, अब इस पे पूरी बात करते हैं, इस पे कुछ सवाल भी आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि लाइट की पाथ को कहीं हम एकदम पलट दें तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस जाएगी। समझाता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू, तभी मजा आएगा। रिफ्रैक्शन का ही सवाल है, इसको एक सवाल ले लेते हैं बढ़िया सा। तो 2012 का लेते हैं, पहले 2011 का। चलिए, 2011 में इसका सवाल आया नहीं, 2013 में इसका सवाल आया। पहले इसको देखिए, यहाँ पे एक रेयर मीडियम है, यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है। ये रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे हमने बनाया नॉर्मल और ये ऐसे बेंड हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने एक मिरर लगा दिया, इस जगह पे इन्होंने एक मिरर लगा दिया। बच्चों, मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट। और इन्होंने बोल के रखा है ये एंगल 90 है, तो यहाँ पे 90 पे टकराई है लाइट, तो वापस उसी पाथ पे जाएगी। भाई मिरर से लाइट पास तो कर नहीं सकती, 90 पे टकराती है तो जस्ट वापस। जैसे मान लो ये शीशा है, लाइट ऐसे टकराई तो ऐसे ही वापस चली जाएगी। कॉपी द डायग्राम एंड मार्क एरोस टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम वही पाथ लेके जाएगी बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर 90 डिग्री पे मिरर पे लाइट टकराती है तो वैसे ही वापस चली जाती है, सिर्फ 90 पे। ऐसा क्यों? आप यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना? 0, मतलब पलटकर वापस चली गई। बोला है कि कौन सा प्रिंसिपल आपने यूज किया है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब देखो, एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जैसा सवाल, असल में सवाल था नहीं वहां का, पर देखने में वैसे ही लग रहा था। तो 2012 में आया, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिला के दिया बोर्ड में, और आपके सिलेबस में सिर्फ रिफ्रैक्शन है। ये रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे एक मिरर रखा है। ये रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे टकराया, बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे एंगल बोल रहा है 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल बोल रहा है 45 डिग्री, ये बना है। अब हमसे कह रहा है कि आप पूरा डायग्राम बनाइए और दिखाइए कि लाइट बाहर जाएगी तो कैसे जाएगी। डायग्राम कंप्लीट करिए। तो बच्चों, इस जगह पे आप नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बनाओ। अब देखो, ये एंगल 30, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30। तो इस मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30। तो लाइट 30 पे रिफ्लेक्ट हुई। अब यहाँ आई, यहाँ पे फिर क्या बना? नॉर्मल। अब देखो, ये एंगल 30, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30। अब लाइट कहां से कहां जा रही? वाटर से एयर, ये वाटर है और एयर। तो जब एयर से वाटर में आई तो 45 से 30 हुई, तो जहां वापस जाएगी तो 30 से कितना हो जाएगा? 45। यही चीज इंपॉर्टेंट थी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का छोटा सा एप्लीकेशन, कि 45 पे आई तो 30 हुई, तो 30 से जाएगी तो वापस क्या हो जाएगी? 45। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाए थे, इसलिए आया था, और ऐसा क्वेश्चन। अब जैसे ग्लास ब्लॉक पे हमारे पास एक क्वेश्चन 2008 का है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि एक मोनोक्रोमैटिक, अब मोनोक्रोमैटिक एग्जाम में यूज हो, मतलब सिंगल कलर की लाइट, वेवलेंथ लैम्डा की एयर से ग्लास ब्लॉक में गई, एयर से कहाँ गई? ग्लास ब्लॉक में गई। तो पूछा है कि उसकी स्पीड का आप रिलेशन बताइए इन एयर एंड इन ग्लास। तो आप क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि वेवलेंथ का क्या होगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कि क्या होगा? तो हमने बताया स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसमें होती है? एयर। इसी तरह से वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा किसमें होती है? एयर में। मतलब एयर के सिवा लाइट किसी भी मीडियम में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। देखो, जितने डेंसर मीडियम में जाओगे वेवलेंथ उतना कम होती जाएगी। अब इस तरह के आए हुए क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे हमसे ये बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 121,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए डायमंड की, तो डायमंड की विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए हो तो सीधा फॉर्मूला लगा के काम करना है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। अब देखो, एक क्वेश्चन बड़ा अलग सा है, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, ये रहा 2010 का क्वेश्चन। 2010 में हमसे एक क्वेश्चन बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। हो सकता हो चेंज कर दे, बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
इज समथिंग, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 या ग्लास इज 1.5। तो इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, इसको लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब नहीं लिखा किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में। बोला डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, किसके रिस्पेक्ट में, एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड का रेशियो कितना है, 2.42। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड एयर से कम होगी, और कितने गुने कम होगी, 2.42। या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगी, कितने गुने, 2.42। तो ये इसकी मीनिंग होती है। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है, और वो तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। अब ये क्या चीज है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक सिक्का है जो कि पानी के अंदर है, और इस कॉइन को हम बाहर से देख रहे हैं। तो एक रे ऑफ लाइट हम यहाँ से लेके आएंगे, एक ऐसे, और एक रे ऑफ लाइट ऐसे लाएंगे। अब देखो ये वाली रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, अनडेविएटेड। क्यों भाई, क्योंकि सीधा लड़ी है, नॉर्मल इंसिडेंस। और इसके बारे में क्या कहते हो, यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो जो बंदा यहाँ से इस चीजों को देख रहा होगा, वो दोनों रेस को आंख में मिलाने की कोशिश करेगा, तो इस रे को पीछे बनाएगा, ये रे तो सीधी है, और यहाँ पे उसको कॉइन की इमेज दिखेगी, तो कॉइन अपनी जगह से थोड़ा सा उठ जाएगा। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। देखो ये कॉइन की थी रियल डेप्थ, और ये कॉइन की थी एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम हो जाती है। और किसके, अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म में जो सवाल बच्चों आता है वो क्या आता है, ये लाइट आई, यहाँ पे नॉर्मल बना, बेंड हुई, फिर यहाँ पे नॉर्मल बना, फिर बेंड हुई, अवे नॉर्मल। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये लाइट बेंड कितना हुई, ऐसे जा रही थी लाइट और बेंड इतना हो गई, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों इसमें कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। पहला A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दूसरा डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, यानी हम लिख सकते हैं डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। अगर यहाँ से सवाल आना होगा तो इन्हीं तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन आएगी, जैसे कि 2011 में ये वाली इक्वेशन आ चुकी है। अब बच्चों ध्यान से देख लो, I पे गया, E पे निकला, एंगल ऑफ प्रिज्म A, R1 R2, और डेविएट कितना हुआ, डेल। तो इसको कॉपी पेन लेके जरूर से नोट कर लीजिएगा। अब आता है कि एंगल ऑफ डेविएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डेल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों डेल डिपेंड करता है सबसे पहली चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा। फिर ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा। फिर तीसरी चीज हमारा डेल डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत आती है, बहुत आती है। कैसे बोलता है, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाओ, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। याद रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, कम होता है, कम होता है। यहाँ पे मिनिमम हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ गया। वेरी इंपॉर्टेंट कि एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बना के दिखाइए। तो ये ग्राफ बना दीजिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन घटा 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 फिर बढ़ने लगा। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मिनिमम डेविएशन। जिस जगह पे डेविएशन की वैल्यू मिनिमम हो जाए इसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्टिंग में कम होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हॉकी की स्टिक जैसा बनाना है, डेल वर्सेस आई का ग्राफ। अब बोर्ड में एक सवाल आता है कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो, या जिसका एक नाम भी है मिनिमम डेविएशन कंडीशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम डेविएशन कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि I E के इक्वल होता है और R1 R2 के इक्वल होता है, और तीसरी कंडीशन ये है, पहली ये है और दूसरी, इसको दूसरी मत बोलो, दूसरी कंडीशन ये है कि ये और ये पैरेलल होते हैं। मतलब जो अंदर रे गई है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो कंडीशन बताइए मिनिमम डेविएशन की, पहली I E के इक्वल और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसा है इस टाइम, मिनिमम है। और डेल का फॉर्मूला क्या है, I प्लस E माइनस A, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल नहीं आते।
तो ये बात थी एंगल ऑफ डेविएशन के मिनिमम होने पे। यू विल ड्रॉ नॉर्मल एंड दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट सीधे सीधे चली जाती, पर मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड करेगी किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से थोड़ा अवे बेंड हो गई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, देखिए बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट को ऐसे जाना चाहिए था अगर मीडियम चेंज नहीं होता, पर चेंज होने से लाइट बेंड करेगी किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये देखिए नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया और उससे अवे जाएगी लाइट, मतलब नॉर्मल से दूर, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर इससे दूर, तो लाइट ऐसे चली गई। तो आप देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, कब बढ़ा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया। और लाइट कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेयर। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, ये नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा। अब लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बेंड होते 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 यहां पहुंच गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, लाइट बेंड हो रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखिए ऐसे गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अवे होते होते सरफेस को टच करते हुए निकल गई लाइट। ठीक है, कैसे चली गई, इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इस फिनोमेना का हमने नाम रखा है ग्रेजिंग इमर्जेंस। सरफेस को ग्रेस करते हुए लाइट रे निकल गया। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये कौन सी रे है हमारी, रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कितना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90। नॉर्मल से कितना एंगल हो गया, 90। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, किस मीडियम में, रेयर मीडियम में। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर, उन मीडियम के लिए जिसमें एक्सपेरिमेंट किया। सो क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब लाइट डेंसर से रेयर जाए, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना हो जाए, 90 डिग्री। ठीक, मन में एक सवाल और आता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए तो क्या होगा, है ना। आखिरी केस बनेगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से भी बड़ा हो जाए, तो मैं यहां पे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं, यहां पर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो गया, इस वाले से भी बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मैं इसको कैपिटल आई लिख देता हूं, इससे भी बड़ा, मतलब दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसा कभी हो जाए कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, तो लाइट वापस लौटकर इसी मीडियम में आ जाती है, जहां से गई लौटकर वापस इसी में। तो इस कंडीशन पे एक फिनोमेना होगा, लौटकर वापस आने को क्या बोलते हैं, लौटकर वापस आने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो हम बोलेंगे टोटल रिफ्लेक्शन। अच्छा, लाइट जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस आ गई, तो हम बोलते हैं इंटरनल, मतलब अंदर ही अंदर काम हुआ, लाइट दूसरे मीडियम में नहीं गई। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो, कितना बड़ा हो कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो, तब लाइट वापस लौटकर उसी मीडियम में आती है रिफ्लेक्ट होकर। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड नहीं है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे मान लो ये एंगल यहां पे मान लो 60 डिग्री, तो लाइट लड़कर वापस कितने एंगल पे आएगी, 60 डिग्री, मतलब प्योर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। इस रिफ्लेक्शन में एक बहुत खास बात है, वो है ये टोटल। जब मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, मिरर लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है। मिरर पे आपने लाइट डाला मान लो 100%, तो उसमें से 4-5% लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, 95% को रिफ्लेक्ट। पर यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां 100% लाइट आई, कितने परसेंट आई, 100%, और रिफ्लेक्ट होके भी कितने परसेंट गई, 100%। 100% लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, लाइट ऑलवेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। सेकेंड कंडीशन,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। ठीक है, और बातें करते हैं इसी पे। जैसे हमसे किसी ने कहा कि क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का क्या तरीका है, तो मान लो हमारे पास एक मीडियम है ग्लास और एक मीडियम है एयर। तो इन मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होगा, है ना, C, हमने क्रिटिकल एंगल को बोल दिया C, क्रिटिकल एंगल, और इसके लिए सिंबल बना लिया C। इसका एक फॉर्मूला है साइन ऑफ C इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। जैसे हमें क्रिटिकल एंगल निकालना हो ग्लास और एयर का, तो साइन C इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर कौन है इसमें? ग्लास, ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये फिट कर रहा है कि नहीं? कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल उतना छोटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मत बोलिएगा, है ना, बस इतना बोलिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल उतना छोटा। अच्छा, दूसरा फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर। कैसे 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 टेम्परेचर कैसे? देखिए, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मीडियम में टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स तेज तेज वाइब्रेट करेंगे तो दूर भाग जाएंगे, और दूर भाग जाएंगे तो मीडियम रेयर होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? रेयर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? मीडियम कैसा हो जाता है? रेयर हो जाता है। जो रेयर मीडियम होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। ये मैं शुरुआत से बता रहा हूं, आप पुरानी वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मेरे चैनल पे रखे हुए, कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा, मतलब सीधा सीधा बोले तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है। तो दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर आप देखिए, तीसरा फैक्टर है बच्चों वेवलेंथ। ये थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को, है ना, वेवलेंथ मैं समझाऊंगा बढ़िया से, टेंशन मत लीजिए। एक चीज याद कर लीजिए, वेवलेंथ जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। बस ये बात याद रखिए, सब क्लियर है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम क्रिटिकल एंगल उतना ज्यादा। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा क्रिटिकल एंगल। अच्छा, हम बात करें कलर के ऊपर। वेवलेंथ और कलर वैसे एक ही कहानी है, पर मैं अलग अलग करके बता रहा हूं। कलर तो बच्चों हम ऐसे लिखते हैं ना, VIBGYOR, विब्ग्योर। ये किस ऑर्डर में है? ये वेवलेंथ के ऑर्डर में। किसके ऑर्डर में? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का ऑर्डर है ना। वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट की, सबसे बड़ी रेड की। वायलेट की करीब करीब समझ लो 400 नैनोमीटर, और रेड की करीब करीब 800 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अलग अलग बुक्स में थोड़ा थोड़ा डेटा अलग है, मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बता रहा हूं। और नैनोमीटर में याद करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में नैनोमीटर में लिखना होता है, एंगस्ट्रॉम में याद मत करिएगा। तो वायलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ है और रेड की सबसे ज्यादा। तो बच्चों जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जैसे रेड की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम और क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा। सो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। और क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा किसका होगा? वायलेट का। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल किसका है? रेड का। और सबसे छोटा किसका? वायलेट का। ये फैक्टर्स हो गए। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो ऐसे ही बेंड होगी, थोड़ा बड़ा है तो एकदम रे ग्रेस करती हुई निकलेगी, सरफेस को छूते हुए निकलेगी, और बहुत बड़ा है तो रिफ्लेक्शन होगा। तो कैसे डिसाइड होगा कि कहां पे क्या होना है? ये जो एंगल है, जो एग्जाम्पल के लिए 45 लिया है, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो लाइट इस सरफेस को छूते हुए जाएगी। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर इससे बड़ा है तो वापस इसी मीडियम में आएगी। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? तो होगा रिफ्रैक्शन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? ग्रेजिंग इमर्जेंस। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा
जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ये भी बोर्ड में बहुत आता है सवाल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहला, लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही हो, डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही हो, डेंसर से रेरर मीडियम में। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसपे ये वाली रे, रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे सरफेस को छूते हुए जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा है तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, और अगर क्रिटिकल से बड़ा हुआ तो रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा और रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। ठीक, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। ये मैंने एक प्रिज्म लिया, ठीक, और ये एंगल ले लिया 45, ये एंगल ले लिया 45 और ये एंगल ले लिया 90, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। ये रे ऑफ लाइट यहां पर ऐसे स्ट्राइक की, एक ऐसे, कितने एंगल पे स्ट्राइक की, 90 पे। अब समझो, अगर लाइट रेरर से डेंसर जा रही या डेंसर से रेरर और ऐसे स्ट्राइक करे 90 डिग्री पे, तो जैसे स्ट्राइक की है वैसे ही पास करेगी, पासेस अनडेविएटेड। अगर लाइट एकदम परपेंडिकुलर पड़ रही है सरफेस के ऊपर तो इट विल पास अनडेविएटेड, चाहे डेंसर से रेरर जा रही हो चाहे रेरर से डेंसर। मान लो ये सरफेस है, यहां डेंसर है यहां रेरर है, और लाइट ऐसे स्ट्राइक करे तो इट विल पास अनडेविएटेड। अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक की है तो ना ही बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ना ही बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है भाई, तो चलते हैं आगे। तो ये लाइट आके यहां पे स्ट्राइक की, अब क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्राइक की है तो इट विल पास अनडेविएटेड, यहां जाकर लड़ी। अच्छा, अब आओ एंगल मार्क करें, ये 90 तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल देखो 45 90, सो दिस विल बी व्हाट, 45। भाई ये ट्रायंगल है कि नहीं, 90 45, तो बचा हुआ भी कितना होगा, 45। अब इस जगह पर तुम्हें बनाना पड़ेगा नॉर्मल। किसी भी सरफेस पे जब लाइट लड़े तो नॉर्मल बनाओ। अब ये सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, दिस इज नॉर्मल टू दी सरफेस, मतलब सरफेस से कितने एंगल पे है, 90। ये 45 तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब इन दोनों में से एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, कहने को दोनों 45 है, पर कंसेप्ट के लिए जरूरी है जानना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो बच्चों यहां पे इंसिडेंट रे ये वाली है और नॉर्मल ये वाला है, इनके बीच में एंगल कितना है, 45। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन दी है, से क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री, ठीक है, यहां पे दे रखा है। जनरली जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है उसका क्रिटिकल एंगल 42 होता है, यहां दे रखा है। अब आप देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 45 है, क्रिटिकल एंगल 42 है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है रिफ्लेक्शन। तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहां से लाइट बाहर नहीं जाएगी। ऐसे लाइट क्या होती, बाहर जाती। अगर ये एंगल 42 से छोटा होता तो लाइट यहां से बाहर जाती, डेंसर से रेरर, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। पर क्योंकि ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 45। अब रे को मैं सीधा लाया, यहां पे लड़ाया। अब देखो, ये नॉर्मल था, किसके नॉर्मल, सरफेस के, मतलब ये पूरा एंगल 90। भाई ये सरफेस, ये नॉर्मल, ये 90, इसमें से ये 45 तो ये भी कितना, 45। अब ये ट्रायंगल देखो 45 45, तो ये कितना, 90। अगर 90 पे स्ट्राइक किया तो पासेस अनडेविएटेड। ये हो गई पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। आइए और क्वेश्चन करते हैं, धीमे धीमे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। 4-5 क्वेश्चन करेगा, सवाल क्लियर होगा, दिमाग की बत्ती जलेगी। अरे हम हैं ना। चलिए भाई साहब, तो ये बनाया मैंने, ये मान लो एंगल हो गया फिर से 45, ये मान लो 45 और ये मान लो 90। अभी सब लूंगा, 60 30 60 60 सब लूंगा,
ठीक है, 45 45 90, और रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की यहां पे, इस बार इस जगह पर कितने एंगल पे, 90 पे। तो 90 पे स्ट्राइक की है तो पास करेगी अनडेविएटेड, मतलब बिना डेविएशन के आगे जाएगी। ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90, स्ट्रेट लाइन है ना। अब ये ट्रायंगल देखो 45 90, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 45। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो यहां पे नॉर्मल कहां बना, तो ये सरफेस है, सरफेस के क्या बनाओ, नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, एक कट 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 कच 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 कच, ये बनेगा नॉर्मल यहां पे, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, 90, ये 45, तो बचा हुआ भी 45। तो भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना दिख रहा है, 45, एंगल बिटवीन, इस जगह पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 45, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब कह दो कि इस ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री है, तो आप इस सरफेस पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब कौन सा फिनोमेना होने वाला है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। तो यहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, अब ये रिफ्लेक्टेड है और ये नॉर्मल, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल कितना हो गया, 45। अच्छा, ये आके यहां पे स्ट्राइक की, बहुत बढ़िया। अब देखो ये नॉर्मल था, ये सरफेस, मतलब ये पूरा एंगल 90 रहा होगा, ये 45 गया तो ये भी कितना बचा, 45, 90 45, ये ट्रायंगल देखो 90 45, तो ये एंगल कितना हुआ, 45। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एक सरफेस आ गया, जब जब सरफेस आए तो क्या बनाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 हो सकता है, पहले क्या बनाओ, नॉर्मल। तो यहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा, कच 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 कच, ये बना नॉर्मल। अब नॉर्मल मतलब ये पूरा एंगल 90, ये 45, तो बचा हुआ 45। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये रही इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया यहां पे, 45 डिग्री। Now angle of incidence is again greater than critical angle. So again what will happen? Again reflection will happen. So light यहां से फिर से रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, मतलब ये भी 45। अब ये जाके यहां स्ट्राइक की, अब देखो ये पूरा एंगल 90 था, ये 45, तो ये भी कितना, 45। इस ट्रायंगल में देखो 45 45, तो बचा हुआ कितना हुआ, 90। अब 90 पे स्ट्राइक की है तो पासेस अनडेविएटेड, ये बन गया, रे ऑफ लाइट डेविएटेड थ्रू 180 डिग्री, जैसे आई थी एकदम पलट कर चली गई। और अब दूसरे तरह का प्रिज्म लेते हैं, ये वाला, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री, ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री, और ये एंगल मान लीजिए 90 डिग्री, और रे ऑफ लाइट आई यहां पे ऐसे स्ट्राइक की, कितने एंगल पे स्ट्राइक की, 90 पे। सो इट विल पास अनडेविएटेड, बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना होगा, 90। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, 90 30, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 60 30 90 90 180। अब यहां पे क्या बनाओगे, नॉर्मल। अब ये पूरा एंगल कितना हुआ, 90, ये 60, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस जगह पे कितना है, 60 है कि 30 है, 60 है कि 30 है, 60 है कि 30 है, बोल भाई 30 है। क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। अब क्रिटिकल एंगल बोल दो 42 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30, क्रिटिकल एंगल कितना है, 42, लेस है, लेस है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, लेस है तो रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट अब बाहर आएगी, इस बार अंदर नहीं जाएगी। अब ये क्या है, ग्लास का प्रिज्म है, मतलब ये कैसा मीडियम है, डेंसर, और बाहर क्या है, एयर है, एयर कैसा मीडियम है, रेयर। सो डेंसर से रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे नहीं गई, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई, क्योंकि डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा भाई, ये हो गया। अब मान लो इसी केस का मैं उल्टा कर दूं, इसी केस का मैं उल्टा कर दूं कि ये एंगल 60, ये एंगल 30 और ये एंगल 90। अब रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक की, तो ये एंगल कितना है, 90 पे, इट विल पास अनडेविएटेड, यहां पे जाके स्ट्राइक की, ये एंगल भी कितना होगा, 90। अब ये ट्रायंगल देखो 60 90, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 30 30 60 90 90 180।
अब यहां पे हम बनाएंगे नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल। अब ये 90, ये 30, तो बचा हुआ 60। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना है, 30 है कि 60 है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, मतलब 60 है। और क्रिटिकल एंगल मेरे को बता रखा है 42 है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब कि रिफ्लेक्शन होने वाला है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो ये भी कितना हो गया 60, और ये आके यहां पर ऐसे स्ट्राइक की, ऐसे आके यहाँ पे स्ट्राइक की, बहुत बढ़िया। अब देखो ये पूरा 90 था, ये 60, तो ये 30। अब ये ट्रायंगल देखो 30 30 60, तो ये बचा हुआ कितना होगा 120। अब यहाँ पे हम नॉर्मल बनाए, नॉर्मल बना, ये 90, तो 120 में से 90 गया, कितना बचा 30। इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 30 डिग्री, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। 30 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब देखो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। यहां से फिर से देखो, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 60, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, बड़ा था तो क्या हुआ रिफ्लेक्शन। अब ये 60 और ये पूरा 90 था, तो ये 30। क्यों 90 था, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सरफेस है। अब ये 30, ये 30, 60, तो इस ट्रायंगल का बचा हुआ एंगल कितना होगा 120। फिर नॉर्मल बनाया, ये 90, 120 में से 90 गया, मतलब ये 30। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, मतलब 30, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, मतलब रिफ्रैक्शन। डेंसर से रेयर तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ये प्रिज्म वाले सवाल। आइए एक केस और लेते हैं इसी प्रिज्म का, 60-30 प्रिज्म का। ये एंगल 60, ये एंगल 30, और रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की यहां पर ऐसे 90 पे, सो इट विल पास अनडेविएटेड, यहां पहुंची, ये एंगल भी कितना हुआ 90। अब ये 60, 90, 150, तो बचा हुआ एंगल 30। यहां पे बनाएंगे नॉर्मल, ये 30, तो ये 60। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना हुआ 60 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं 42। अब एग्जाम में दिया होगा 42, नहीं दिया है तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलो। अब यहां पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो क्या होगा यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। सो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर ये एंगल कितना हो जाएगा 60। अब ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना है 90, 90 30, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 60। यहां पे क्या बनाएंगे नॉर्मल, अब ये 60, तो ये कितना हुआ 30। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा रिफ्रैक्शन। लाइट कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहां से लाइट बाहर निकल गई, बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां पे आए, स्ट्राइक कराया 90 60, तो बचा हुआ 30, फिर नॉर्मल बनाया, ये 30, तो ये 60, 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी 60 होगा, ये 30 हो गया, यहाँ पे ये 90 30, तो ये 60, नॉर्मल बनाया, ये 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 लेस देन क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरह से लॉजिक लगा लगा के आपको प्रिज्म वाले सवाल करने हैं। जैसे मैं ये वाला प्रिज्म ले लूं, इक्विलैटरल प्रिज्म है ना, मैं यहाँ पे इक्विलैटरल प्रिज्म ले लूं, 60 60 60, और रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक की, यहाँ पे मान लो स्ट्राइक की 90 पे, सो इट विल पास अनडेविएटेड, और यहाँ पे आके लग जाएगी। तो ये एंगल भी कितना हुआ 90, ये कितना हुआ 90, 90 60 150, तो ये एंगल कितना होगा 30। फिर यहाँ पे बनाएंगे आप नॉर्मल, अब ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60, और क्रिटिकल एंगल बता रखा है 42, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होने वाला है रिफ्लेक्शन, तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। अब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, और ये बचा हुआ 30, ये जाके यहां स्ट्राइक की 60 30, ये कितना हुआ 90, और 90 है तो पासेस अनडेविएटेड, निकल गई ऐसे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, लॉजिक वाला मस्त सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट लॉजिक का कर देते हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं क्वेश्चन को कि मान लो ये प्रिज्म है और इसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। कितना है भाई 45, कितना है भाई 45, ये एंगल है मान लो 45,
ये एंगल है मान लो 45 और ये एंगल है मान लो 90 और रे ऑफ लाइट आई ऐसे स्ट्राइक की 90 पे, सो इट विल पास अनडेविएटेड, यहां पहुंची, ये भी 90, ये 45, ये कितना होगा 45, नॉर्मल बनाया, बहुत बढ़िया, ये 90 45 तो ये 45, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस बार 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। इक्वल में क्या होगा, इक्वल में होगा ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब लाइट ना अंदर रहेगी, लाइट ना बाहर आएगी, लाइट सरफेस को छूती हुई चली जाएगी, लाइट ना अंदर रहेगी, लाइट ना बाहर जाएगी, लाइट सरफेस को ग्रेज करते हुए बाहर आएगी। कब होगा ऐसा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। आइए इसी का एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, इसका एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बनता है। ए इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल है 42, ये ग्लास का पीस है और रे ऑफ लाइट इस पे ऐसे स्ट्राइक की है, ए लाइक दिस, इस तरह से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की है और ये एंगल है 90 और ये एंगल हमें दे रखा है 42 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होगा, कंप्लीट करना है रे डायग्राम, ठीक है। ये एंगल 42 दिया है, आइए स्टार्ट करें। तो इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 42, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए पहले क्या बनाओ, नॉर्मल बनाओ। तो यही इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, यहां पे पहले क्या बनेगा भाई साहब, नॉर्मल बनेगा। अब ये 42 तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 बनना है ना टोटल, बचा हुआ एंगल कितना होगा 48, 40 40, हाँ ठीक है 48। तो इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 48 विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब कौन सा फिनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन। तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आई, अब ये एंगल भी कितना होगा 48 48। अब ये पूरा 90 था तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 42, 90 42 तो ये कितना होगा 48। नहीं आया, यहां पे स्ट्राइक की थी, एंगल कितना दिखा रहा था 42, तो मैंने नॉर्मल बनाया, ये 42 बचा हुआ 48, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो हुआ रिफ्लेक्शन। अब ये 48 पे रिफ्लेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये पूरा 90 था, ये 48 तो बचा हुआ फिर से 42, फिर ये प्रिज्म देखो, सॉरी ये ट्रायंगल देखो 42 90 तो बचा हुआ 48, यहां पे फिर क्या बनाएंगे नॉर्मल, तो ये कितना हो जाएगा 42। इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 42 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, मतलब कौन सा फिनोमेना, ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस। तो लाइट भाई साहब ऐसे चली जाएगी, ना अंदर रहेगी ना बाहर। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको फिर से प्रैक्टिस करो।